कोई रीसेल में प्रोसीड कर रहा है, क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए ही चाहिए उन्हें? सेलर्स के हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे, पोजीशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, और सबसे एक जरूरी चीज, इन केस कोई भी रिसिप्ट मिसिंग है उस केस के अंदर हमें FIR करानी पड़ती है। 2 नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड भी देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, ये मेल और फीमेल्स के लिए सेम है? हर स्टेट्स का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग है। क्या डॉक्यूमेंट्स NRIs के लगते हैं और किस तरीके से प्रोसीड करेंगे अगर उनको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो? उनके लिए पासपोर्ट कंपलसरी है, दूसरा उनका अमाउंट NRO अकाउंट से आता है पेमेंट। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HCO रियल एस्टेट्स के रियलिटी चेक सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर हम आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयरली डिस्कस जो रियल एस्टेट के फैक्ट्स होते हैं हम आपसे शेयर करते हैं, जो आपको जनरली नहीं, चाहे आप YouTube में देख लीजिए, चाहे आप जनरल डिस्कशंस में देख लीजिए, इतना नहीं डिस्कस होते। तो हमारा ये एम होता है, हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ जो हैं उसके थ्रू आपसे जो हम फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं उससे आप हमेशा बेनिफिट ही लें। आपको फ्यूचर में आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो या आप एंड यूज़र हैं तो आपको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। सो ऐसे ही एक आज हमारा जो टॉपिक है हमारे आज की सीरीज़ का, वो है डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से या फिर रहने के, सिर्फ रहने के पर्पस से जब आप प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं तो, और आप फिर फाइनलाइज करके आपको डॉक्यूमेंट्स का, जब बेसिकली आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल डिटेल में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ में मिस्टर अजय कालरा जी हैं, जो बहुत सालों से रियल एस्टेट में एज एन प्रोफेशनल, एज एन एक्सपर्ट हम सभी को एडवाइस करते आए हैं और बहुत ही एप्ट, बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिलते हैं इनकी एडवाइस के थ्रू। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कालरा सर। थैंक यू श्रेया। सो सर, जैसे डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं वो ये है कि फर्स्ट होम बायर्स जो होते हैं, अगर जब हम फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सो क्या प्रोसेस रहता है अपार्टमेंट्स के केस में? आज बहुत ही अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया है श्रेया, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में अवेयर नहीं हो पाते कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। देखो, प्रॉपर्टी को लेना, बेचना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक तरह से लाइफ का। और जिस दिन हमारा ये रजिस्ट्रेशन होता है इस प्रॉपर्टी का, तो उस दिन तो ये समझ लीजिए कि इतनी एक्साइटमेंट होती है। तो उस एक्साइटमेंट में बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते उसी एक्साइटमेंट के वजह से। तो आप आज जो पूछ रहे हैं, जो फर्स्ट होम बायर हो चाहे सेकंड होम बायर हो, उनके लिए मैं ये सोचता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर्टी के पेपर। जब हम लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टी को, उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको चेक करवाना होता है। आजकल गवर्नमेंट ने इतने ऑनलाइन पोर्टल्स बना दिए हैं, प्रॉपर्टी पोर्टल्स बना दिए हैं, जहां प्रॉपर्टी का नंबर डालने से ही, और एक यूनिक आईडी इशू हुआ है प्रॉपर्टी के लिए, वो आप डालते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स आ जाती है कि प्रॉपर्टी बुक्ड है या प्रॉपर्टी, इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है, वो सारी चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। और दूसरी चीज़, उसके बाद जब हम सेकंड स्टेप पे जब आगे बढ़ते हैं, पेपर तो मान लीजिए हमने सब चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, वो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि उनके प्रॉपर्टी के सारे पेपर हम जो हमारे सेलर हैं उनसे लेके, और किसी हम जो है जैसे ब्रोकर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनसे भी हम चेक करा सकते हैं। एडवोकेट जो ये रोज़ अपना इसके ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, उनसे भी हम चेक करा सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्स्ट होम बायर के लिए। सो सर, जैसे आपने ये बताया है, अब इसके साथ में जैसे जो प्राइमरी बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब एसेंशियल है हर किसी के लिए ही, तो वो आप थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। इसके अंदर सबसे एक ज़रूरी शेयर, एक चीज़ और है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बुक कराने जा रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, विला ले रहे हैं या प्लॉट्स लेने जा रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक हमें ज़रूर लेके जानी चाहिए। साथ में सेलर की भी, बायर की, दोनों चीज़ें हमारे लिए मस्ट हैं।
और दूसरा प्रॉपर्टी के पेपर हम वहाँ ज़रूर चेक करें कि हम उनका पेपर जब तक नहीं देखेंगे कि ओरिजिनल उनके पेपर्स हमारे पास जब तक नहीं होंगे, हमें आगे स्टेप को नहीं बढ़ाना चाहिए। सो सर, आपने अभी फर्स्ट होम बायर के लिए तो बता दिया कि जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगते हैं, बट अब अगर कोई रीसेल में प्रोसीड कर रहा है फर्दर, तो उसके लिए क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए ही चाहिए उन्हें? सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको भी बताया है कि उसके लिए भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके फोटोग्राफ्स, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेलर्स के हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। उसके अंदर हमारा जैसे अगर हम रीसेल में जा रहे हैं तो उनको कंपनी की तरफ से या जहाँ से भी उन्होंने कोई चीज़ ली है, विला लिया है या अपार्टमेंट लिया है, उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको पोजीशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अगर पोजीशन उस फ्लैट का या विलास का हो चुका है तो उसके अंदर जो उनको पोजीशन लेटर मिला होगा वो, ये सारे पेपर हमें ज़रूर देखने चाहिए। और सबसे एक ज़रूरी चीज़ इसमें मिसिंग क्या हो जाती है, रिसिप्ट्स मिसिंग हो जाते हैं जो हमने पेमेंट की होती है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैंने कब कब सेलर ने कब कब पेमेंट की थी, उस पेमेंट की रिसिप्ट्स वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप तब हम आगे उसमें बढ़ा सकते हैं। जब तक ये पेपर्स पूरे नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि उसके अंदर हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि ये पेपर्स हमें प्रोवाइड कराइए, हम उसको देखना चाहते हैं। सो सर, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स बताए, बट अगर इन केस कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें से मिसिंग हो तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? श्रेया, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन आपने पुट किया है। इसके अंदर अगर कोई हमारे पेपर या रिसिप्ट्स हमारी मिसिंग हो जाती हैं, अगर इन केस अगर हमारा कोई भी रिसिप्ट्स अगर मिसिंग है या हमारा बिल्डर बायर मिसिंग है, उस केस के अंदर हमें एफआईआर लॉन्च करानी पड़ती है, प्लस 2 नेशनल न्यूज़पेपर में हमें ऐड भी देना पड़ता है। उसके बाद इन पेपर्स को लेकर हम कंपनी में जाते हैं और कंपनी उसमें अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, तो ट्रू सर्टिफाइड कॉपी कंपनी इशू कर देती है। वो जो ओरिजिनल पेपर के इक्विवेलेंट मानी जाती है, कोर्ट के अंदर भी और कंपनी के अंदर भी। तो ये प्रोसेस एक नेसेसरी है जो हमें सबको कंप्लीट करना चाहिए अगर मिसिंग होते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे। नेक्स्ट बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है प्लॉट्स के ऊपर कि प्लॉट्स में क्या डिफरेंट प्रोसेस है, और प्लॉट्स में जब रीसेल में अगर हम बात करें तो फिर उस टाइम पे क्या करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उस टाइम? देखो श्रेया, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पुट किए हैं अभी मेरे से। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर प्लॉट हम किसी कंपनी से ले रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे। रेरा का आजकल जैसे हमारे नॉर्म्स हैं, उसके अंदर अगर प्लॉटों को अप्रूवल मिला हुआ है तो उसके अंदर वो जनरल डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होंगे, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वहाँ एप्लीकेशन में फिल करना होगा। उसके अंदर जैसा भी उनका पेमेंट प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी पेमेंट हमें देनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स हमें ये कंप्लीट उनके देने और अपने भी लेके जाने हैं। सेकंड इसमें आता है, अगर हम रीसेल में प्लॉट ले रहे हैं तो रीसेल में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें उन प्लॉट्स की पूरी चेन हमें चेक करनी चाहिए कि उसने फर्स्ट टाइम लिया था, उसमें ऑनर कौन थे, सेकंड टाइम उसके ऑनर कौन थे, थर्ड टाइम उनके ऑनर कौन थे, उनकी पूरी हमें चेन चेक करनी चाहिए। प्लस हमारे जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स बने हुए हैं, हर स्टेट्स के अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर हम अपना ये प्रॉपर्टी आईडी डालकर उन प्लॉट्स को भी हम उनका चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लॉट्स ओरिजिनल हैं या नहीं है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्यूट में है या इनका टाइटल क्लियर नहीं है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आजकल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बने हुए हैं। वहाँ आप जाकर एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है, वहाँ से भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस प्लॉट्स के अंदर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी कहीं बुक्ड तो नहीं है, वहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हमारे को प्रोवाइड कराई हुई हैं, तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ तसल्ली हो सकती है। सो सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, सो पहले से हम अपनी तरफ से क्या हम वो होमवर्क करके पूरा प्रिपेयर होके जाएं हमारे एंड से? देखो, इसमें बहुत जरूरी चीज़ है, जो भी फर्स्ट होम बायर हैं या एंड यूज़र हैं या
प्रॉपर्टी लेते बेचते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जब हमारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, 5-6 दिन पहले ही हम डीड राइटर के साथ एक बार मीटिंग ज़रूर करें, उन पेपर को ज़रूर कंसिडर करें, उन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि डीड राइटर हमेशा एक्चुअली उनके पास एक फॉर्मेट बना होता है, सिर्फ नाम चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, जहाँ मिसिंग हम लोग करते हैं, हम उस चीज़ों को नहीं पढ़ पाते जो बायर हैं। तो सबसे मेरा एडवाइस यही है कि उन पेपर्स को 5-6 दिन पहले ज़रूर पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हो, एक चीज़ इसमें ऐड और मैं करना चाहूँगा, हम फिज़िकल भी उस जगह पर जो हम प्रॉपर्टी को ले रहे हैं विज़िट ज़रूर करके आएँ। फिज़िकल पोजीशन अगर हम जब लेने जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे अपार्टमेंट ले रहे हैं, विला ले रहे हैं, वहाँ जाकर हमें एक पर्सनली जब फिज़िकल पोजीशन भी लेने जा रहे हैं, वो भी हम पहले रजिस्ट्री से पहले जब हमारी कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, वहाँ हम ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर करके आएँ। और हो सके तो फिज़िकल पोजीशन जब हम ले रहे हैं तो उसका एक वीडियो भी अगर बना लिया जाए तो वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज़ हो सकता है। और दूसरा एक इसमें एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहूँगा कि हम जो विटनेस वहाँ दी जाती है, लोग बहुत मिसिंग करते हैं कि डीड राइटर कोई बना दिया, आप विटनेस दे दीजिए, ये कर लीजिए, टाइम की शॉर्टेज देखते हुए। मगर इसके अंदर मेरा ये मानना है कि कभी अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है, विटनेस भी हमारे नोन होने चाहिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ खड़े हो सके। तो विटनेस भी आपके नोन होने चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो अब जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, ये कितनी कितनी लगती है मतलब, और मेल और फीमेल्स के लिए मतलब ये सेम है रेशो? नहीं मैम, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हर स्टेट्स का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ओके। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे मेल के लिए 7% है, फीमेल के लिए 5% है, और अगर जॉइंट एप्लीकेंट कोई बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो उस केस के अंदर 6% का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी मैंने आपको जैसे बता दी, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की और बनती है। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर कोई भी हम प्रॉपर्टी 50 लाख से अबव लेते हैं, उसके अंदर 1% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, जो लोगों को इस बारे में अवेयर नहीं है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट होम बायर की बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर उनको टीडीएस डिडक्ट करके 1% का वो लाना चाहिए अगर 50 लाख से अबाव की प्रॉपर्टी है। साथ में फॉर्म 16 भी वो जिस दिन हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं वो लेके आना चाहिए। अच्छा सर, जैसे ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एनआरआईज के लिए है, जो कि अब जैसे एनआरआईज फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं है यहाँ पे, सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके लगते हैं और वो एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसीड करेंगे अगर उनको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो? एनआरआई के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम्स बने हुए हैं। उनके लिए एक पासपोर्ट का कंपलसरी है, दूसरा उनका जो अमाउंट आता है वो एनआरओ अकाउंट से आता है उनका पेमेंट, और ऑनलाइन भी वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्म वो स्कैन करके भी डाउनलोड करके हम उनका प्रिंट निकाल लेते हैं, वो प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। मगर इस चीज़ के लिए उनके पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, प्लस एनआरआई और एनआरओ अकाउंट से उनका चेक बुक होना ज़रूरी है, चेक होना ज़रूरी है उनका। सर इसी में मेरा एक आगे क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर एनआरआई ने जैसे प्रॉपर्टी ले ली है, बट अब उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, रीसेल पे डालनी है, तो वो फिर कैसे करेंगे? यहाँ तो वो प्रेजेंट है नहीं, तो वो कैसे करेंगे? श्रेया, प्रॉपर्टी को बेचना एनआरआई के लिए कहीं भी कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप सिंपल मान लीजिए यहाँ पर एनआरआई अवेलेबल नहीं है और नहीं आ सकते किसी रीज़न से,
तो हम उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो वहाँ पर स्पेशल पावर अटॉर्नी इशू की जा सकती है किसी भी फ्रेंड के नाम या रिलेटिव के नाम। वो स्पेशल पावर अटॉर्नी वहाँ अम्बेसी में जाकर कॉन्सुलेट से वेरीफाई करा दी जाती है। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिसीव हो जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की हम एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ भी उसको लगा सकते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि ताकि यहाँ पर भी वो वेरीफाई हो जाए, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है उन पेपर्स की भी, तो उसके बेस पे आप इमीडिएट आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता उसमें। थैंक यू सो मच कालरा सर, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। एंड गाइस, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट आज का बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप भी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर रीसेल में आप सोच रहे हैं, सो आपको ये डेफिनेटली वॉच करना चाहिए हमारा वीडियो, बिकॉज काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, काफ़ी पसंद जितना मैं कह रही हूँ यहाँ पे, सो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, comment on this video and subscribe our channel. Thank you.